हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी दिन हो गए, क्लास आ नहीं रही है। काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए। सबसे बड़ी बात थी कि सीटी का पेपर था तो टाइपिस्ट सीटी के पेपर में चला गया, अलवर का रहने वाला है। और दूसरा कि करवा चौथ का व्रत था, तो वो जो टाइपिस्ट बोला कि सर मैं तो जा रहा हूँ करवा चौथ के दिन ही, वो चला गया। तो फिर आपके सीटी का पेपर था तो मैंने कहा भाई सीटी में बच्चे पेपर देने जाएंगे तो बाद में ही ले लेंगे क्लास, कोर्स आपका पूरा करवा देंगे। तो आज की क्लास के अंदर जो भारत का भूगोल है उसका लास्ट चैप्टर आपका बचा हुआ था, आपका मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण है। तो हम उस मानसून तंत्र की क्या थ्योरी बनती है, आपके चिरकाल की थ्योरियां कौन सी है, आधुनिक कौन सी है, उन सभी के बारे में हम क्या डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो आइए अपने दोस्तों के साथ में क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। सबसे पहला आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है, आपने नाम सुना होगा क्लाइमेट के बारे में, जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है। एक शब्द आपका क्या आता है, जलवायु आता है। क्या आता है भाई? आप कहेंगे जलवायु, जिसे क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। और एक आपका होता है मौसम। मौसम किसे कहते हैं? अक्सर आपके बॉलीवुड की फिल्में हैं, बॉलीवुड की, उसमें क्या कहते हैं, तुम कहीं मौसम की तरह बदल ना जाओ। यानी मौसम की तरह बदल ना जाओ, एक शब्द यूज होता है मौसम। इस मौसम में क्या कहते हैं, तुम कहीं मौसम की तरह बदल ना जाओ, अपने जो हीरो को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मौसम आपके एक समय में बदल जाता है, एक दिन में, एक घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 7 दिन में, 3 दिन में बदल जाता है। इसका मतलब आपका मौसम की तरह बदल मत जाना, मतलब एक समय के बाद। यानी मौसम क्या है, जल्दी जल्दी बदलता है। यानी ये आपके अल्पकाल की, आपके क्या है, ये अल्पकाल के बातें होती है। और लेकिन आदमी को क्या होना चाहिए, व्यक्ति को क्या होना चाहिए, जलवायु की तरह, क्लाइमेट की तरह, जो कि 30 साल नहीं बदले। जब 30 साल का नहीं बदलेगा तो 60 साल आपकी उम्र हो जाएगी। तो ये आपका जलवायु है। ये क्या है भाई? जलवायु है। ये आपका एनसीईआरटी कहती है कि कम से कम 30 साल, आपका कितना, 30 साल। तो अब इनकी परिभाषाओं को कैसे आप परिभाषित कर पाएंगे? तो देखो, सबसे पहला कि मौसम आता है। इस मौसम की परिभाषा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा क्या होता है मौसम। तो देखो, मौसम, मौसम कहते हैं किसी स्थान विशेष की, किसी, लिखिएगा, किसी स्थान, किसी स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष में एक अल्पकालिक वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दशाओं का योग, वायुमंडलीय दशाओं का योग मौसम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आप कहेंगे मौसम कहलाता है। शब्द क्या यूज हुआ है यहां पे? लिखा है अल्पकाल, यानी आपके क्या है, 30 वर्ष नहीं, उससे कम। यानी आपका एक दिन भी हो सकता है, कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ सप्ताह हो सकता है, वो सारी चीजें। फिर यहाँ पे एक शब्द है वायुमंडलीय, आपके दशाओं का योग है। वायुमंडलीय दशा में आपका एक तापमान आता है, एक आपका रेनफॉल आता है, वर्षा, एक आपका वायुदाब, प्रेशर आता है, वायुदाब आता है, एक आपकी पवन, विंड आती है। तो ये आपके क्या है, वायुमंडलीय दशाएं हैं। क्या है? आपकी वायुमंडलीय दशाएं हैं। तो आपके क्या है, किसी स्थान विशेष में अल्पकाल की जो वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत योग होता है वो मौसम कहलाता है। और आपके जो जलवायु की परिभाषा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, जलवायु। भाई जलवायु याद रखिएगा, जलवायु की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसी को लिख दीजिए। क्या लिखना है? किसी स्थान विशेष में, किसी स्थान, याद रखिएगा, किसी स्थान विशेष में एक एक लंबे समय, लंबे समय की वायुमंडलीय दशाओं, कोष्टक में लिख दो तापमान, कोष्टक में लिख दो वर्षा, वायुदाब, पवन, वायुमंडलीय दशाओं का औसत योग, योग
जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? आप कहेंगे जलवायु कहलाता है, याद रखिएगा जलवायु कहलाता है। तो आपका जलवायु और मौसम है, इन दोनों के बारे में अंतर आपको आसानी से समझ में आया। कुछ अंतर नहीं है भाई, ये आपके छोटे समय की है, यानी अल्पकाल का मौसम होता है और दीर्घकाल का आपका क्या होता है, आप कहेंगे दीर्घकाल के लिए आपका क्लाइमेट का यूज है। और अक्सर आपके 30 वर्ष का समय लिया जाता है। कितने वर्ष का? 30 वर्ष का समय। उसके बाद में क्लाइमेट में आपका क्या चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं। अब देखो इसको, यहाँ पे क्या क्लाइमेट और वेदर, वेदर के बारे में क्या है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक दशाएं हैं, छोटी अल्पकाल की दशाएं हैं। और जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत से है। क्या है? वायुमंडलीय दशाएं या मौसमी दशाओं का जो आपका औसत है, उससे आपका तात्पर्य लिया जाता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में आने वाले मौसम का अनुमान कुछ घंटे पूर्व लगाया जा सकता है। लगाते हैं ना कि अभी आपकी बारिश होगी, अभी आपकी क्या गर्मी पड़ेगी, वो सारी जलवायु में परिवर्तन 25 या इससे भी अधिक वर्षों में होता है। जलवायु की केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है। यहाँ 25 है ना, 25 आपको ऐसे मान लेते हैं। और एनसीईआरटी के अनुसार आपका कितना है भाई? एनसीईआरटी के अनुसार आपका 30 है, 30 ईयर की बात की जाती है। याद रख लेना, इतनी सी महत्वपूर्ण बात है। फिर आपके क्या है, भारत की जलवायु है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब देखो, ये आपका क्या है, इंडिया है भाई, ये आपका क्या है, इंडिया है, ये इंडिया है। और यहाँ से नीचे से एक गुजरती है जिसका नाम आपका क्या है, आप कहेंगे अक्षांश है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री आपका अक्षांश है। अरे मेरे बॉस, इस चीज़ को इस प्रकार से देखिएगा कि जब 0 डिग्री से आपका जैसे जैसे दूर जाएंगे, इस 0 डिग्री से, और यहाँ पे आपके कौन सी है, कर्क रेखा है। कौन सी है भाई? कर्क रेखा है। 0 डिग्री से मतलब जैसे जैसे 0 डिग्री से आपका नॉर्थ या साउथ जाएंगे, वहां पे सूर्य का जो तिरछापन है वो कोण बढ़ता जाएगा। जब सूर्य का तिरछापन कोण बढ़ेगा, तापमान कम प्राप्त होगा। जब तापमान कम प्राप्त होगा तो वहां की आपके क्लाइमेट पे उसका क्या है, इंपैक्ट पड़ेगा। तो अक्षांश आपके क्या है, अक्षांश आपका क्या है, एक निर्धारित करता है जलवायु को। क्योंकि जैसे यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी आ रही है, यहाँ सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ रहा है, यहाँ और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब इस वाले बेल्ट के अंतर्गत आपका टेम्परेचर टी आपको ज़्यादा मिलेगा। जब टी ज़्यादा होगा, रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे एक दशा पाई जाएगी जिसे आपका क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। कौन सा? ये आपका बेल्ट बन जाता है, उष्ण कटिबंधीय बेल्ट बन जाता है। जब आपके ऊपर सूर्य की किरणें कम पहुँचेगी और आपका क्या है, थोड़ा उष्ण का भी प्रभाव है, थोड़ा शीत का भी प्रभाव होगा, तो इस बेल्ट को आपके क्या है, उपोष्ण कहते हैं, या शीतोष्ण भी हो जाता है। ये आपका उपोष्ण है, क्योंकि उष्ण का प्रभाव आपका ज्यादा होता है। अब देखो पहला क्या लिखा है, प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत, तो सबसे पहला है अक्षांश। कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में, दक्षिणी भाग आपका क्या है, उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण वर्ष भर ऊंचा तापमान, कम दैनिक और वार्षिक तापांतरण का अनुभव होता है। देखो तापांतर ज्यादा कहां पे मिलेगा, आपके जम्मू कश्मीर में मिलेगा, ना कि आपके केरल में, क्योंकि केरल में टेम्परेचर दिन में ही उतना ही है, रात में भी उतना ही है, तो अंतर कम मिलेगा। जैसे आपके राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में ज्यादा अंतर कहां पे मिलेगा, चूरू में मिलेगा, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाएगा और रात में आपका रेत जल्दी ठंडी होती है तो बहुत कम हो जाएगा। तो कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भूमध्य रेखा से दूरी आपके होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतरण के साथ यहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु? विषम जलवायु। अब दूसरा क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय आपके क्या है, उत्तर से जो आती है ठंडी हवाएं उसको रोकने का काम करती है, और नीचे से दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, जिसकी आपके क्या है, मानसून आता है, उसको आपके क्या है, रोकने का काम करता है और यहाँ पे इंडिया में वर्षा करवाता है। ये भी एक जलवायु को आपके क्या करता है, डिसाइड करता है। याद रखिएगा इसको। क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप के उत्तरी पवनों से अभेद्य सुरक्षा करता है। मतलब जो साइबेरियन जो ठंडी हवाएं आती है उसको रोकने का काम करता है, और जमा देने वाली ये ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य और पूर्वी एशिया के आर पार बहती है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसूनी पर्वतों को रोकने का, आपके पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा करवाने का भी एक कारण बनता है। तो ये भी आपके क्या है, जलवायु का क्या है, डिसाइड करता है, अक्षांश करता है और हिमालय पर्वत करता है। तीसरा क्या है,
स्थल और जल का आपका वितरण है। किसका भाई? स्थल है और आपका जल का वितरण है। कैसे? भारत के दक्षिण में तीनों और हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची और अविच्छिन्न पर्वत श्रेणियां हैं। स्थल की अपेक्षा जल देरी से गर्म और देरी से ही आपका ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापन के कारण उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब की जो पेटियां हैं वो विकसित होती है और वायुदाब में भिन्नता मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का क्या बनती है? कारण बनती है। कुछ नहीं कह रहा है, ये सीधी सी फंडा है ये कि ये आपका स्थल भाग है। क्या है? स्थल है। ये आपका समुद्र वाला पार्ट है भाई। समुद्र आपका देर से गर्म है और देर से ठंडा है। यहाँ पे HP होगा, यहाँ पे आपका LP होगा। ये आपके बात करता हूं मैं दिन में। दिन में आपका क्या है? दिन में सूर्य की किरणें ज्यादा ये प्राप्त करेगा क्योंकि ये आपका जल्दी गर्म होगा, तो यहाँ पे LP बना है और यहाँ पे HP बना है। तो अब पवने आपके कैसे चलेगी? अब पवन आपके ऐसे चलेगी, HP से LP की ओर है, जिसे आपका समुद्र समीर कहते हैं। कौन सी समीर होगी भाई? समुद्र समीर है। ये जो समुद्र समीर आपके इस तरफ आपके चलती रहेगी। लेकिन जब आपके बात करेंगे किसकी? रात की बात करेंगे, रात में सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे HP बनेगा, यहाँ पे LP बनेगा। अब हवाएं आपके ऐसे चलेगी। मतलब ये हवाओं का उत्क्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है? हवाओं का उत्क्रमण तापमान का जो स्थल और जल के विभेदित तापमान की वजह से हो रहा है। ये भी आपके जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करने वाला एक कारक होता है। फिर समुद्र तट से दूरी क्या है? दूरी भी आपका मैटर करती है। लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है और भारत के आंतरिक भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, चेन्नई में रहता है और आपने सोच रखा कि मैं इस बार की सर्दियों के अंदर लुधियाना का आपका क्या है? ऊनी स्वेटर भेजूंगा और मेरा दोस्त खुश हो जाएगा। तो ये कल्पना आपकी कोरी कल्पना है, क्योंकि जो तमिलनाडु, चेन्नई, केरल, कर्नाटक वाले हिस्से हैं वहां पे ठंड होती नहीं है। वहां पे आपके क्या है? समकारी प्रभाव है समुद्र का। इसलिए वहां पे है ना, सर्दी गर्मी कुछ भी आपके ऋतु आए वहां पे हमेशा पंखे चलते रहते हैं। आपने देखा होगा। ये सब के सब चीजें होती है समुद्र से दूरी से। वो समुद्र के पास में है, इसका मतलब समुद्र का वहां पे समकारी प्रभाव है। राजस्थान वाले समुद्र से दूर है, इसलिए राजस्थान में ठंड ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि वो आपके विषम जलवायु परिस्थिति को उत्पन्न करता है, जिससे आपके महाद्वीपीयता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? महाद्वीपीयता के नाम से। ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है कि मुंबई और कोंकण के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? अनुभव। वहीं दूसरी ओर समुद्र से दूर आंतरिक भागों में दिल्ली, कानपुर, अमृतसर में मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करता है। यहाँ पे कोहरा है, बहुत सारी चीजें, वर्षा होती तो बहुत ही ज्यादा ऐसे होता है। आपके क्या है? गर्मी है तो फिर गर्मी है। तो मतलब हम ही अनुभव कर पाते हैं, जो समुद्र के पास वाले हैं वहां पे अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि वो समकारी जलवायु के अंतर्गत रहते हैं और हम विषमकारी जलवायु, जिसे महाद्वीपीयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीयता। फिर अगला कारक आता है समुद्र तल से आपकी क्या है? ऊंचाई। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे तो आपकी नॉर्मल लैप्स रेट, आपने नाम सुना होगा, सामान्य ताप पतन दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस आपका कम हो जाता है टेम्परेचर। जैसे आपके राजस्थान का एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। समझिएगा कि आपका माउंट आबू आपके 1722 मीटर ऊंचा है और राजस्थान में एक ही स्थान है जहां पे आपकी ठंड है, माउंट आबू के अंदर, और हम यहां पे जयपुर है, जोधपुर है, यहां पे गर्मी है। तो उसके पीछे की वजह जानो, क्योंकि 165 मीटर है तो वहां पे लगभग आपके क्या है? आपके 165 पे 1 डिग्री कम हो रहा है, तो 1722 पे आपके लगभग आपके साढ़े 10 या 11 डिग्री टेम्परेचर कम होगा। इसलिए वहां पे क्या है? ठंड है। तो आपका क्या है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है और विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश में मैदानों की तुलना में आपके क्या होते हैं? अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरण है आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश के ऊपर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री है, वहीं दार्जिलिंग का तापमान आपका 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह ऊंचाई का मैटर करता है। उच्चावच भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति, दिशा, ढाल, वितरण को प्रभावित करता है। जैसे जून और जुलाई में पश्चिमी घाट और असम के पवना विमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा आपके क्या है? कम वर्षा आपका प्राप्त करता है। याद रखिएगा, क्या करता है? कम वर्षा। मतलब उच्चावच भी आपका, जैसे अरावली है, अरावली आपके राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, क्योंकि आपके अरब सागर के तो समानांतर है और आपके बंगाल की खाड़ी के आपके अवरोध के अंदर है, इसलिए वर्षा करवा पाता है। तो उच्चावच भी आपका प्रभावित करता है। अगला आता है मानसून।
मानसून। मानसून मौसम शब्द से बना है, जो कि अरबी भाषा का शब्द है, और मौसम का मतलब होता है आपका क्या, ऋतु होता है। क्या होता है, ऋतु। और मानसून का यदि अर्थ समझा जाए तो आपके ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का उत्क्रमण होना या पवनों की दिशा में बदलाव होना। 6 महीने आपके जल से आपके स्थल की ओर और 6 महीने आपके स्थल से जल की ओर ये पवनें चलती है। और सबसे पहले आपके अल मसूदी ने आपके इसके बारे में बताया। किसने बताया, अल मसूदी ने बताया। अब क्या है, मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसमें मौसम शब्द से बना, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। मानसूनी पवनें वस्तुतः मौसमी हवाएं हैं। कैसी है, मौसमी हवाएं, जो वर्ष के 6 माह में स्थल से आपके क्या है, स्थल की ओर, 6 माह आपके क्या है, जल की ओर चलती है। और अल मसूदी नामक आपके अरब यात्री ने मानसूनी पवनों के उत्क्रमण यानी दिशा परिवर्तन की जानकारी सबसे पहले दी थी। वो आपका वैज्ञानिक भूगोलवेता कौन था, आप कहेंगे अल मसूदी था। कौन था, अल मसूदी था। फिर आगे देखो, मानसून की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारी परिकल्पना है, जिसमें चिरसम्मत और आधुनिक है। चिरसम्मत यानी जो आपके परंपरागत आपकी जो संकल्पना है वो एडमंड हेली की है। 1668 के अंतर्गत ये थ्योरी दी गई थी। इसके अंतर्गत आपका क्या है, तापीय विभेदन की बात की जाती है। किसकी, तापीय विभेदन। और ये तापीय विभेदन किसके बीच में होता है, जल और समुद्र के बीच में। आधुनिक में आपका फ्लोन है, एमटीएन है, पी कोटेश्वरम है, रामास्वामी, रामामूर्ति पंत है, जंबूनाथ है, अनंत कृष्ण है, हैमिल्टन है, रामानाथन आदि आपके क्या है, आधुनिक संकल्पना में शामिल है। फिर आपका वसंत गोवारिक है, जिन्होंने मानसून के पूर्वानुमान के लिए भारतीय मॉडल तैयार किया था। अतः इन्हें भारतीय मानसून मॉडल का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय मानसून मॉडल का जनक भी आपका माना जाता है, याद रखिएगा। अब सबसे पहले आपके किसी परंपरागत आपकी जो परिकल्पना संकल्पना है आती है एडमंड हेली के द्वारा। मानसून की उत्पत्ति की तापीय संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन आपके क्या, एडमंड हेली है। इन्होंने 1686 के अंतर्गत, कब, 1686 के अंतर्गत आपका दिया था। यह प्रश्न भी पूछा गया है। फिर आपके क्या, मानसून की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति पृथ्वी पर, देखो यहां पे है सब, मानसून की उत्पत्ति पृथ्वी पर स्थल तथा जल के असमान वितरण और उनके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है। ये इतनी ही सी लाइन के अंतर्गत ये आपकी थ्योरी समाप्त हो जाती है। फिर तो इसकी व्याख्या है भाई, ये क्या कहता है आपके क्या, तापीय संकल्पना ये कहती है कि विभेदी तापन है किसका, जल और आपके किसका, स्थल का विभेदी तापन है। इसी वजह से आपके क्या है, मानसून की उत्पत्ति होती है। मानसूनी हवाएं स्थल तथा जल समीर का ही विस्तृत रूप होती है। गर्मियों में अधिक सूर्यताप के कारण, गर्मियों में सूर्यताप ज्यादा होगा तो स्थल भाग जल्दी गर्म होगा, जल्दी होगा तो लो प्रेशर बनेगा, समुद्र देर से गर्म होगा तो हाई प्रेशर होगा, तो समुद्र से आपके स्थल की ओर हवाएं चलेगी, वही मानसून है भाई। स्थलीय भाग सागरों की अपेक्षा अधिक गर्म होंगे, इस कारण यहां पे न्यून दाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है तथा सागरीय भागों से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती है। इसके विपरीत सर्दियों में स्थल भाग जल्दी ठंडा होगा, समुद्र आपके देर से ठंडा होगा, तो स्थल भाग आपके हाई प्रेशर हो जाएगा सर्दियों में और आपके समुद्र लो प्रेशर होगा। हवाएं आपके क्या है, स्थल से समुद्र की ओर चलेगी सर्दियों के अंतर्गत, यह बात कही जा रही है। तापीय संकल्पना के आधार पर मानसून को आपके दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक आपका ग्रीष्मकालीन मानसून, एक आपका शरदकालीन मानसून। कौन सा, एक आपका ग्रीष्मकालीन मानसून 21 मार्च के बाद, क्योंकि आपको मालूम होगा ये आपकी क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी के ऊपर आपको मालूम है, यहां पे आपको 4 डेट लिखने वाला हूं मैं। ये 4 डेट है, इनको विषुव की संज्ञा दी जाती है। ये आपका 21 मार्च है। 21 मार्च के बाद सूर्य धीरे 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 कर्क रेखा की ओर जाता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। फिर आपका 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर वापस सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को आपके सूर्य कहां पर, मकर रेखा पर सीधा चमकता है। अब देखो, अभी हम कहां पे जी रहे हैं, अक्टूबर के महीने में, यानी सितंबर है। अब सूर्य यहां पे है, यानी धीरे धीरे सूर्य आपका दक्षिणायन हो रहा है और 22 दिसंबर को आपके सूर्य भूमध्य रेखा, आपके मकर रेखा पे सीधा चमकेगा, तो सूर्य की किरणों का झुकाव आपका ज्यादा होगा, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दियां आने वाली है। अब देखो धीरे धीरे आपका क्या है, सर्दी आ जाएगी नवंबर से, क्योंकि आपके क्या है, सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, सूर्य का प्रकाश आपके कम पहुंच पा रहा है। तो ये आपके क्या है, ग्रीष्म काल में क्या है, 21 मार्च के बाद, क्या बोला, 21 मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होगा तो ये आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा। जब सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलेगा 21 जून के आसपास में आपका सूर्य एकदम कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा, दिन रात की लंबाई बराबर होगी, तब आपके टेम्परेचर यहां पे ज्यादा, तो यहां पे लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, न्यून वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। यही कॉन्सेप्ट आपका बताया जा रहा है।
यही कॉन्सेप्ट आपका बताया जा रहा है, याद रखिएगा। तो आपके क्या 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य के सीधा चमकने से उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक सौर्यिक ऊर्जा प्राप्त होती है और अत्यधिक तापमान के कारण एशिया पर न्यून वायुदाब बन जाता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल के कारण दक्षिणी हिंद महासागर तथा उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास उच्च वायुदाब आपका विकसित हो जाता है और परिणाम स्वरूप उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से अर्थात महासागरीय भागों से निम्न दाब वाले स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलने लगती है और सागरों के ऊपर से जब ये आती है तो अपने साथ में कुछ नमी लेके आती है। क्या आती है? नमी लेके आती है और यही वर्षा प्राप्त होती है। जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक सक्रिय हो जाता है तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा को क्या कर जाती है? पार करके मानसूनी हवाओं में मिल जाती है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून या भारतीय मानसून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मानसून कहा जाता है। इसको समझिएगा, यहाँ पे मैप दे रखा आगे, इसको देखो, ये आपका क्या दे रखा? मैप दे रखा, इसको देखिएगा। अब देखो, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये आपके 23.5 डिग्री कौन सी है? कर्क रेखा है। यहां पे आपके 23.5 डिग्री मकर रेखा है। अब देखो, ये आपके क्या है? व्यापारिक पवन है। कौन सी है? ट्रेड विंड से। कौन सी है भाई? ट्रेड विंड से आपके, याद रखिएगा। अब इसमें क्या होगा? ये आपका 23.5 डिग्री कर्क रेखा 21 जून की बात है, जब सूर्य यहाँ पे सीधा चमकेगा। कहाँ पर? कर्क रेखा के ऊपर आपका सूर्य सीधा चमक रहा है। जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकेगा तो आपके जो ये व्यापारिक हवाएं हैं उत्तरी गोलार्ध की, कौन सी? आप कहेंगे नॉर्दर्न आपका हेमिस्फीयर की जो उत्तरी गोलार्ध की आपकी व्यापारिक ट्रेड विंड्स है, ये आपकी कमजोर हो जाएगी। क्योंकि आपका सूर्य उत्तरायण हुआ तो वायुदाब की पेटियां आपके ऊपर खिसक गई। वायुदाब की पेटियां ऊपर खिसकी तो आपके क्या हुआ? ये आपके प्रबल हो गई। क्या हो गई? आप कहेंगे प्रबल। जब आपके ट्रेंड विंड्स दोनों की, कौन सी? दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की, जहां पे आपके मिलती है ये हवाएं, उसको आपका ITCZ या डोलड्रम कहा जाता है। आपका अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। और ये अभिसरण क्षेत्र आपके क्या है? अब आपका ऊपर खिसक जाएगा, क्योंकि आपके क्या है? आपके 25 डिग्री के आसपास, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास सूर्य सीधा चमक रहा है, तो ITCZ वहां। जब ये आपके दक्षिणी गोलार्ध की जो ट्रेंड विंड्स है, जो व्यापारिक हवाएं हैं, ये आपका कथन कह रहा था कि जो दक्षिणी गोलार्ध की ये व्यापारिक हवाएं हैं ऊपर से तो कमजोर हो गई। जब कमजोर हुई और ये प्रबल है तो ये आपके क्या करेगी? इसको पार कर जाएगी। किसको? भूमध्य रेखा को। जब ये पार करती है, पार करते ही इनके आपके क्या है? आपकी घंटी बजती दिमाग में, बोला हम गलत दिशा में आ गए। बोला गलत दिशा में नहीं है, आप उत्तरी गोलार्ध में आ गए। जब आप उत्तरी गोलार्ध में आओगे भाई तो आपको फेरल के नियम का यूज करना पड़ेगा। आप दक्षिणी गोलार्ध में थे तो आप सही चल रहे थे, बायां चल रहे थे। अब आपके ये जैसे ही ट्रेंड्स, ये आपकी जो ट्रेंड विंड है, ये आपके इसको प्राप्त करती है, यहां पे पहुंचती है, इनको पता लगता है, इनको पता लगता है कि यहाँ पे एक रूल लगता है फेरल का। तो फेरल का रूल क्या कहता है? फेरल का रूल कहता है कि हवाएं अब आपके कैसे चलेगी? दाईं ओर चलेगी। जब ये आपके हवाएं ऐसे पार की, ऐसे पार किया तो ये हिस्सा दायां हुआ। अब हवाएं आपके ऐसे चलती है, अब हवाएं वापस ऐसे चलती है। गर्मियों के अंदर इंडिया में ऐसे हवाएं आती है, उसी को आपका दक्षिण पश्चिम। अब ये हवाओं की दिशा देखो ना, ये हवाएं अब ऐसे चल रही है। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपका वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, और ये आपका क्या है? साउथ वेस्ट है। हवा यहां से निकल रही है। अब देखो हवा यहां से निकल रही है क्योंकि ये इसको पार किया, पार करते ही फेरल का नियम यूज हुआ। अब आपके दक्षिण पश्चिम, इसी को ही आपके क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये आपके दक्षिण पश्चिम मानसून की आपके बात की जा रही है ग्रीष्म काल के अंतर्गत। यहां पे आपका लो प्रेशर है, समुद्र पे यहां पे हाई प्रेशर का बेल्ट बना हुआ है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपके बताई हुई है, याद रखिएगा।
फिर आपका अगला क्या आता है, शीतकाल। अब शीतकाल में उल्टा हो जाएगा भाई। अब उल्टा कैसे होगा, क्योंकि शीतकाल में सूर्य सीधा चमक रहा मकर रेखा पे, तो मकर रेखा पे आपका लो प्रेशर, पेटियां नीचे खिसक गई, तो अब इंडिया वाले बेल्ट पे क्या बन गया, हाई प्रेशर का बेल्ट। जब इंडिया वाले बेल्ट पे हाई प्रेशर का होगा, नीचे आपका लो प्रेशर होगा, तो हवाएं हमेशा एचपी से एलपी की तरफ जाती है। तो आपके इंडिया के स्थल भाग से जब ये हवाएं प्रवाहित होगी तो इसमें वर्षा होगी ही नहीं। लेकिन ये जब आपके क्या है, स्थल भाग से प्रवाहित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जाती है, तो अपने साथ में कुछ आर्द्रता को आपके सोख लेती है, और वही आर्द्रता आपके कहां पर, कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु वाला है वहां पे जाके वर्षा करती है। तब इसे कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून शीतकाल में आता है, उससे वर्षा प्राप्त करता है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, वहां पे जो बाढ़ आती है वो सर्दियों के अंतर्गत आती है। यह वजह है आपका क्या है, आपका शीतकाल। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे सीधा है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल, साथ ही एशिया महाद्वीप पर बेकाल झील तथा पेशावर के पास में हाई प्रेशर का बेल्ट स्थापित, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के कारण ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा आपका लो प्रेशर का बेल्ट है, जिसके कारण स्थलीय भाग से सागरों की ओर हवाएं आपकी चलने लगती है। इसे ही उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। यह स्थल की ओर से आने के कारण हवाएं आपके क्या होती, शुष्क होती है, अतः वर्षा प्रदान करने में असमर्थ। भाई हवा आपके क्या है, वर्षा कब करेगी, जब उसमें आर्द्रता हो, पानी हो। ये पानी स्थल भाग पे तो है ही नहीं, तो वर्षा नहीं कर पाएगा। इस तरह से तापीय संकल्पना के अनुसार दोनों प्रकार के मानसून की उत्पत्ति तापीय अंतर और उससे जनित वायुदाब के अंतर के कारण होती है। यह आपका देखो शीतकाल की बात है। अब शीतकाल में यहाँ पे हाई प्रेशर है और समुद्र पे आपका कौन सा है, लो प्रेशर है। अब हवाएं ऐसे चल रही है, देखो इसी को आपका क्या कहते हैं, आपका उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। जब ये उत्तर पूर्व मानसून ये आपका बंगाल की खाड़ी से ऊपर आता है, इसलिए इस बेल्ट के अंतर्गत आपका क्या कर देता है, वर्षा कर देता है, कोरोमंडल तट वाले के पार्ट के अंतर्गत। आपको मालूम चल गया। अब आपका आगे चलते हैं। अगला आता है आपका ITCZ कॉन्सेप्ट, जिससे आपका फ्लोन मोदे कहता है कि यही मानसून की जननी है। जब ये आपका स्थापित हो जाएगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी, मानसून अच्छा रहेगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण परिकल्पना या क्षेत्र, जिसे आपका इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन आपका है ITCZ, ये आपका इसका कॉन्सेप्ट देते हैं फ्लोन मोदे। कौन देते हैं भाई, आपका जो फ्लोन है, इस फ्लोन के द्वारा ये आपका क्या है, समझाया जाता है। इन्होंने कहा कि अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आपके किसकी जननी है, मानसून की जननी है। किसकी है भाई, मानसून की जननी है। ग्रीष्म ऋतु जून से जून में, ग्रीष्म ऋतु जून में अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक जाता। मैंने कहा पेटियां ऊपर खिसक जाती है, आपकी वायुदाब की पेटियां ऊपर खिसक जाती है। अतः इसका परिणाम स्वरूप भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में आपकी वर्षा होती है। जून में अंत आपके क्या, जून में अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भारत में लगभग 20 से 25 डिग्री अक्षांश के बीच स्थापित हो जाता है, और भारत पर बहुत सारी लो प्रेशर की परिस्थितियां आपका बेल्ट बन जाता है। तथा अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र की ओर दक्षिणी गोलार्ध की जो पूर्वी पवने, जिसे दक्षिण पूर्वी आपके पवने कहा जाता है, जो आपके कौन सी व्यापारिक पवने हैं, वो आकर्षित होती है। और ये दक्षिण पूर्वी पवने उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही आपका कोरियोलिस बल, फेरल का जो नियम है, उसके कारण दाईं ओर मुड़ जाती है, और इससे ही दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों का क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। किसका रूप लेती है, आप कहेंगे दक्षिणी पश्चिम मानसून का। और ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें जल से स्थल की ओर चलती है और जल वाष्प ग्रहण करके भारत में भारी वर्षा करती है। शीत ऋतु में अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र दक्षिण की ओर खिसक जाता है, और वायु दाब की पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाने से भारत में उपोषण उच्च दाब का आपका प्रभाव बढ़ जाता है। अतः प्रति चक्रवातीय दशाएं, क्योंकि अब हवाएं अवतलित होने लगती है और इससे उत्तरी पूर्वी पवनें चलती है, और ये पवनें स्थल से जल की ओर जा रही है। इसके कारण इसमें आपके आर्द्रता नहीं होगी, शुष्कता होगी, शुष्कता होगी तो वर्षा नहीं होगी, जिसके कारण शुष्क परिस्थितियां बनी रहती है। इस प्रकार फ्लोन ने मानसूनी पवनों की दिशा में मौसमी परिवर्तन तापीय कारणों से ना होकर दाब पेटियों के विस्थापन से होता है। आपका क्या है, एडमंड हेली कहता है कि तापमान है सब कुछ, ये कहता नहीं वायु दाब की पेटियां हैं, जिसके कारण व्यापारिक पवनें पुनर्स्थापित हो जाती, क्योंकि ये पवनें ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी पवनों, शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी पवनों का रूप ले लेती हैं। अब इसके बारे में मैं समझाता हूं, वैसे समझिएगा। ये आपका क्या है, अब देखो
ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कॉन्सेप्ट ITCZ का है, कौन देता है? फ्लोन देता है। फ्लोन कहता है कि जब जून का महीना होता है तो वायुदाब की पेटियां ऊपर खिसक जाती है और यहाँ पर आपके क्या है 25 डिग्री के आसपास आपके क्या स्थापित हो जाता है? ITCZ स्थापित हो जाता है। जब ITCZ आपके इंडिया के ऊपर स्थापित होगा तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? LP बनेगा, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। जब लो प्रेशर का बेल्ट यहाँ पे बना तो आपके क्या है, जो दक्षिणी गोलार्ध की आपकी व्यापारिक पवनें हैं वो इसको पार करेगी। पार करते ही कोरियोलिस बल आपका फेरल का नियम लगेगा और हवाओं की दिशाएं आपके दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अब ये दक्षिण पश्चिम हवाएं हो जाएगी और ये जो आती कहाँ से हैं? आप कहेंगे सागर से आती है, और सागर आपका क्या है, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा आपका क्या है, ज़्यादा आपके क्या है, ठंडा है। तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर का बेल्ट होगा। अब हवाएं आपके क्या है, इसकी तरफ आकर्षित होगी और हवाएं आके आपके इंडिया में वर्षा कर देती है। ये ग्रीष्मकाल की बात है। वायुदाब की पेटी है कौन सी? ITCZ की स्थापना हुई इसी वजह से। लेकिन बात करते हैं शीत ऋतु की, तो शीत में इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपके क्या, ये ITCZ अब आपके ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इसका मतलब वायुदाब की पेटियां नीचे खिसक गई। जब वायुदाब की पेटियां नीचे खिसकेगी तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर का बेल्ट बनेगा, नीचे आपका लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। अब हवाएं ऐसे चलनी शुरू हो जाएगी जो आपके स्थल भाग के ऊपर से आएगी, जिससे उत्तरी पूर्वी आपके व्यापारिक पवनों की रूप ले लेगी और ये आपके स्थल भाग से आएगी, इसलिए इसमें शुष्कता होगी। जब शुष्कता होगी तो वर्षा नहीं करेगी और यही आपका क्या है, उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाता है। यह फ्लोन महोदय आपका समझाता है। फिर आपका स्पेट की चक्रवातीय संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के भूगोल वेता कौन स्पेट का मानना है कि मानसूनी पवनें चक्रवातों की उत्पत्ति का ही क्या है, परिणाम है। ये चक्रवात विभिन्न वायुपुंजों के मिलने से बने वाताग्र, मतलब आपके ठंडी और गर्म जब आपके क्या है पवनें आपस में मिलती है तो वाताग्र का निर्माण होता है, और जहां पे वाताग्र का निर्माण होता है वहां पे कोहरा बन जाता है और वहां पे मछलियां बहुत ज्यादा मिलती है। उनकी मान्यता है कि ग्रीष्म ऋतु में वाताग्र बनने की प्रक्रिया अत्यधिक शक्तिशाली होती है, अतः ये वाताग्र महासागर से वर्षा भरी पवनों को आकर्षित करते हैं। और इसके विपरीत शीत ऋतु में स्पेट के अनुसार वाताग्र अत्यंत आपके दुर्बल और छिछले होते हैं, कमजोर होते हैं, इसलिए ये आकर्षित नहीं करते हैं। ये चक्रवात के तौर पर आपका क्या स्पेट इसको समझाता है। फिर आपके जेट स्ट्रीम की संकल्पना आती है। जेट स्ट्रीम आपके क्या ऊपरी वायुमंडल में एक परिसंचरण तंत्र होता है जो कि आपका 3 डायमेंशियल होता है। ये आपके बहुत तीव्र गति से 180 की स्पीड होती है और ये आपके स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। तो उपोषण पछुआ पवनें हैं आपकी क्या जेट स्ट्रीम है, वो आपकी स्थायी है, और एक आपकी उपध्रुवीय आपके क्या है पवनें हैं जो आपके क्या है वो भी स्थायी है जेट स्ट्रीम। बाकी वाली जो पूर्वी है वो अस्थायी है। कैसी है? अस्थायी है। तो इस परिकल्पना में मानसून की उत्पत्ति के लिए केवल धरातलीय जलवायु दशाओं को ही उत्तरदायी नहीं मानते हैं, बल्कि क्षोभ मंडल में जो वायु का प्रवाह होता है उसे भी इसमें वायु परिसंचरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें वायु की एक तीव्र प्रवाह वाली धारा चलती रहती है जिसे जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर वी सर्पाकार रूप में आपका ऐसे चलती रहती है। आपके चलती है जेट स्ट्रीम की गति ग्रीष्म ऋतु में 100 की और शीत ऋतु में 184 की होती है। कुछ स्थायी है तो कुछ अस्थायी है। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम और उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम तो स्थायी प्रकृति की, और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम आपके क्या है अस्थायी प्रकृति की होती है। जब भारत में आपका मानसून अच्छा आया इसका मतलब पूर्वी जेट स्ट्रीम चल रही है। पूर्वी नाम बोल रहा हूं, पूर्वी। वैज्ञानिकों ने क्षोभ मंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम का मानसून से आपका क्या है घनिष्ठ संबंध आपका माना है। क्या माना है? आपके इसको घनिष्ठ संबंध के तौर पे माना है। अब सबसे पहला आपका उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम है। कौन सी है? उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम है। MTN, ये कॉन्सेप्ट कौन देता है? MTN महोदय देते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम के मानसून के साथ संबंध को समझाने वाला व्यक्ति कौन है? आप कहेंगे MTN है। और इस जेट स्ट्रीम का मार्ग ऋतु के अनुसार थोड़ा परिवर्तित होता है। कैसे? आप कहेंगे जैसे ही आपके गर्मी की ऋतु आएगी ये जेट स्ट्रीम आपके क्या उत्तर की तरफ खिसक जाएगी। जब उत्तर की तरफ खिसकेगी तो आपके क्या है
भारत में आपके ITCZ आ जाएगा। और ये जब शीत ऋतु आएगी तब ये पछुआ पवन नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो हिमालय से टकराएगी और टकरा के दो भागों में बटेगी, एक आपके चाइना में जाएगी, एक आपके इंडिया के अंतर्गत जाएगी। तो शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। इसके परिणाम स्वरूप वायुदाब की पेटियां और उसके अनुरूप सभी पवनों की पेटियां भी दक्षिण की तरफ आपकी खिसक जाती है, और इस ऋतु में जेट स्ट्रीम का प्रवाह भी दक्षिण की ओर खिसकेगा। दक्षिण के कारण जेट स्ट्रीम दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। सर्दियों की बात हो रही है, इसकी उत्तरी शाखा तिब्बत का पठार के उत्तर में चलती है, और यह शाखा अपेक्षाकृत आपकी क्या होती है, क्षीण होती है, तथा आपकी क्या दूसरी शाखा हिमालय के दक्षिण में भारत के उत्तरी मैदान के ऊपर चलती है, और जेट स्ट्रीम भारत पे पाई जाने वाली उच्च दाब परिस्थितियों को और ज्यादा प्रबल कर देती है। क्या कर देती है, प्रबल। सर्दियों की बात है भाई, जिसके कारण वायुदाब का अवतलन होता है, क्योंकि यह आपके वी सर्पाकार चलती है तो यह हवाएं दबाती है, जब दबाती है तो अवतलन होगा। वायुमंडलीय स्थायित्व की स्थिति बनती है, अतः सामान्यतः शीत ऋतु के दौरान भारत में वर्षा नहीं होती है, और जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से बनने वाले चक्रवातों को अपने साथ पश्चिम की से पूर्व की ओर लाते हैं, और इन चक्रवातों के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु के दौरान वर्षा प्राप्त होती है। ये वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। इसे मावट भी कहा जाता है राजस्थान में। और जेट स्ट्रीम के साथ पश्चिम से चक्रवातों के आने की इस परिघटना को आपका पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और सर्दियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है रात में, तब आप समझ लेना कि अब आपके पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसे गोल्डन ड्रॉप कहते हैं। यह मावट है, ये रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा आपके क्या है, महत्वपूर्ण होती है, याद रखिएगा। इसके बाद में आपके अप्रैल और मई के महीनों के दौरान निम्न दाब होने के बावजूद जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा के कारण वर्षा नहीं हो पाती है, और जून में सूर्य उत्तरायण हो जाता है, अर्थात सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इससे सभी वायुदाब की पेटियां वापस क्या है, ऊपर की ओर खिसक जाएगी। अतः जेट स्ट्रीम का संपूर्ण प्रवाह मुख्य धारा के रूप में तिब्बत के पठार के उत्तर में प्रवाहित होगा। पहले दो सर्दियों में दो शाखा थी, अब आपका जून आएगा तो जून में आपके दोनों शाखाएं मिलकर आपके ऊपर चली जाएगी, तिब्बत के पठार के ऊपर चलेगी, तो आपके इंडिया के ऊपर से उस समय नहीं चलती है गर्मियों में। जब यहां पे नहीं चलेगी तो उच्च दाब नहीं होगा, जब उच्च दाब नहीं होगा तो यहां पे बेल्ट कौन सा आ जाएगा, ITCZ वाला बेल्ट आ जाएगा और वर्षा करेगा। और जब जेट स्ट्रीम भारत से हटती है तथा ITCZ भारत में आकर स्थापित हो जाता है, तब आपके भारत में मानसूनी वर्षा प्रारंभ हो जाती है। फिर एक महोदय आते हैं पी कोटेश्वरम महोदय। कौन आते हैं, पी कोटेश्वरम। और पी कोटेश्वरम आपके क्या है, तिब्बत के पठार को और भारत के मानसून को जोड़ के देखते हैं। वो कहते हैं तिब्बत का पठार जब गर्म होगा, जब गर्म होगा तो हवाएं हल्की होगी, हल्की होगी तो सेवन होगा, हवाएं ऊपर जाएगी, ऊपर जाके आपके क्या है, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होगा, हवाएं वापस नीचे बैठेगी। और ये नीचे कहां पे जाके बैठती है, अफ्रीका के आपका पूर्वी अफ्रीका के आपके क्या है, पूर्वी भाग में बैठेगी, और जिससे आपका सोमाली तट कहते हैं। वहां पे सोमाली तट के आसपास पे आपके हवाएं अवतलित होती है। लेकिन जब ये हवाएं आपके क्या है, ऊपर से जा रही होती है, तो इसकी एक शाखा आपके टूट के 16 डिग्री के आसपास में आपके क्या है, पूर्वी जेट स्ट्रीम का रूप धारण कर लेती है, और यही पूर्वी जेट स्ट्रीम आपके भारत में वर्षा का महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। ये आपके कोटेश्वरम बताते हैं। तिब्बत का पठार हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये पठार गर्म हो जाता है। इस पठारी भाग का वायु का सेवन का मतलब हवाओं का ऊपर उठने लगता है, और ये वायु तिब्बत के पठार के ऊपर उच्च वायुमंडल में एकत्रित हो जाती है, तथा वायु विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर चलने लगती है। तिब्बत के पठार से उठने वाली वायु दक्षिणी हिंद महासागर में आपके क्या होती है, अवतलित होती है, जिससे मेडागास्कर द्वीप के पास में मस्करीन हाई नामक उच्च दाब केंद्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस उच्च दाब की तीव्रता मानसून को प्रभावित करती है। इस उच्च दाब से पवनें चलने लगती है। मानसूनी पवनों के साथ भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है, और ये पवनें भारतीय मानसून की तीव्रता को क्या कर देती है, बढ़ाती है। जब तिब्बत के पठार से ऊपर उठकर वायु उच्च वायुमंडल में विषुवत रेखीय क्षेत्र की ओर जब चलने वाली वायु की एक शाखा कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है और पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती है, जिससे ही आपका पूर्वी जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। ये एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है जो कि आपके भारत का 16 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश है, उसके आसपास में ये चलती है। हिंद महासागर और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच पाई जाने वाली वायु प्रवणता को आपका और ज़्यादा ये बढ़ा देती है। हाई प्रेशर लो प्रेशर में गैप ज़्यादा पैदा करती है। इसी कारण से मानसूनी पवनों की गति बढ़ जाती है और मानसून की तीव्रता को बढ़ाने में सहायक होती है। अतः तिब्बत का पठार तथा पूर्वी जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून पर आपका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में पी कोटेश्वरम महोदय ने बताया है। किसने बताया? आप कहेंगे पी कोटेश्वरम महोदय है, इन्होंने बताया।
अब आपके एल नीनो ला नीनो में वर्षा ज्यादा होगी, सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा वहां पे क्या है, टेम्परेचर आपके क्या है, सामान्य परिस्थितियां थी उससे ज्यादा कम हो जाएगा, तब आपके क्या है, ला नीनो आएगा। और सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा आपका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो आपके क्या आएगा, एल नीनो आएगा। एल नीनो आपके भारत के ऊपर आपके नकारात्मक प्रभाव डालता है, वर्षा नहीं हो पाती है, और आपके ला नीनो से वर्षा ज्यादा होती है, बाढ़ आ जाती है, एल नीनो से सूखा होता है। तो कुछ मौसम वैज्ञानिकों ने भारतीय मानसून की प्रक्रिया को दक्षिण प्रशांत महासागर का जो पेरू तट के निकट महासागरीय तापमान की परिस्थितियों का महत्वपूर्ण निर्धारक माना। इन वैज्ञानिकों के अनुसार किसमिस के आसपास दक्षिणी प्रशांत महासागर के पेरू तट के निकट महासागरीय जल के तापमान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है, महत्वपूर्ण। ये परिस्थितियां तापमान के सामान्य से 2 डिग्री या 4 डिग्री से अधिक या कम हो जाने से बनती है। सामान्य से अधिक तापमान हो जाने के कारण एल नीनो प्रभाव कहा जाता है, और सामान्य से कम हो जाने के कारण की परिस्थिति को ला नीनो कहा जाता है। एल नीनो की परिस्थितियां विकसित होने पर मानसून की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। इसके विपरीत ला नीनो की परिस्थितियां विकसित होने पर भारत में मानसून की सक्रियता आपके बढ़ जाती है। ये कहना क्या चाहते हैं भाई, ये कहना चाहते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका पेरू का तट है। कौन सा है, पेरू का तट। ये आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे हवाएं ऐसे चल रही है, यानी जो समुद्री धाराएं हैं वो ऐसे चलती हैं। जब ऐसे चलेगी तो यहाँ पे क्या है, गर्म पानी आ जाएगा, तो यहाँ पे एलपी बनेगा, और यहाँ से आ रही है यहाँ पे एचपी बनेगा। अब यहाँ पे आपका क्या बना, एचपी हाई प्रेशर का बेल्ट है, और हाई प्रेशर का बेल्ट है तो हवाएं अब ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो ऑस्ट्रेलिया वाले बेल्ट के अंतर्गत, ये सामान्य स्थिति बता रहा हूं, यहाँ पे अच्छी वर्षा होगी, भारत में भी मानसून आएगा। लेकिन आपका ये मान लेते हैं कि ये सामान्य परिस्थितियों का उल्टा हो जाए। अब यहाँ पे आपका क्या है, जो हाई प्रेशर है ये और ज़्यादा हाई बन जाए, यानी एच यानी हाई प्रेशर बन जाए, तो आपके क्या है, और ज़्यादा तीव्रता बढ़ेगी, इसलिए मानसून अच्छा आएगा और ज़्यादा बाढ़ आएगी। लेकिन ये उल्टा हो जाए, इधर एचपी बन जाए, इधर आपका एल बन जाए, यानी आपके क्या एलपी बन जाए। अब हवाएं आपके कैसे जाएगी, एचपी इधर है, अब हवाएं ऐसे चलेगी। जब हवाएं ऐसे चलेगी आपके एलपी की तरफ, आपका विपरीत परिस्थिति हो जाएगी सामान्य परिस्थितियों के, तो यह आपका एल नीनो बनेगा। क्या बनेगा, एल नीनो बनेगा। और एल नीनो बनेगा तो वर्षा आपके भारत में कम होगी, ऑस्ट्रेलिया में कम होगी, लेकिन आपका क्या दक्षिण अमेरिका का जो पेरू तट है वहां पे वर्षा ज्यादा होती है। अब देखो, सामान्य दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में ठंडी पेरू की धारा और पश्चिमी भाग में गर्म ऑस्ट्रेलियाई धारा है। जब गर्म धारा है तो एलपी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, और आपके पेरू की ठंडी है, इसलिए आपके दक्षिण अमेरिका का जो पेरू तट है वहां पे हाई प्रेशर का बेल्ट है। हवाएं हमेशा हाई से लो की ओर जा रही है, और समुद्री धाराएं भी आपके क्या है, एचपी से एलपी की तरफ जाती है, जिसके कारण पेरू के तट पर उच्च दाब और ऑस्ट्रेलिया के तट पर निम्न दाब परिस्थितियां पाई जाती है। अतः ऑस्ट्रेलिया के तट के पास वायु के सेवन के कारण वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया पे जब गर्म हवाएं जाएगी तो हवाएं ऊपर उड़ जाएगी, वो हवाएं आपके क्या ऊपर उठेगी तो वहां पे क्या कर देगी, वर्षा कर देगी। और पेरू के तट के पास में वायु के अवतलन के कारण शुष्क परिस्थितियों का आपका क्या हो जाएगा, निर्माण हो। अब क्या होगा कि जो दक्षिणी प्रशांत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले दाब के अंतर के कारण, किसका, दाब के अंतर के कारण इन भागों के बीच वायुमंडलीय परिसंचरण होता है, जिसे वोकर चक्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वोकर चक्र। और सामान्य स्थितियों में वोकर चक्र की दिशा घड़ी की दिशा में होती है, और जब आपकी विषम परिस्थितियां होगी तो उल्टा हो जाएगा। अब एल नीनो का प्रभाव देखो, एल नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर में 2 से 5 वर्ष पे बनने वाली गर्म महासागरीय धाराएं होती है। कैसी होती है, गर्म महासागरीय। पेरू ठंडी पेरू धारा के स्थान पे आके स्थापित हो जाती। कौन, एल नीनो एक समुद्री धारा है, गर्म। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा। ये सामान्यतः किशमिश के आसपास में बनती है, अतः इसे यीशु का बालक या शिशु भी कहते हैं। एल नीनो की उपस्थिति के दौरान महासागरीय जल का तापमान आपका क्या हो जाता है, आप कहेंगे महासागरीय जल का तापमान बढ़ जाता है, व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू या पेरो तट के निकट तापमान सामान्य की अपेक्षा आपके क्या है, अधिक हो जाएगा। जब तापमान सामान्य की अपेक्षा अधिक होगा तो आपके निम्न वायुदाब की परिस्थितियां स्थापित होगी।
प्रभाव से आपके क्या है, वायुदाब सामान्य से कम हो जाएगा, मतलब आपके एलपी परिस्थितियां बनेगी, लो प्रेशर का बेल्ट बन जाएगा। पेरू के निकट सामान्य से कम वायुदाब होने के कारण यहाँ दक्षिण पूर्वी वैपरिक पवने धकेलने वाला जो बल है वो भी क्षीण हो जाएगा, जिसके स्थान पर यहाँ पे वैपरिक पवनों को आकर्षित करने वाला या खींचने वाला बल प्रभावी हो जाता है। इस कारण इन वैपरिक पवनों का एशिया की तरफ जो प्रवाह है वो आपका कमजोर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून देरी से आता है या कमजोर पड़ जाता है। तो एल नीनो के दौरान दक्षिणी प्रशांत महासागर में दाब परिस्थितियां पूर्ण रूप से आपकी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, सामान्य से परिवर्तित हो रही है ना। अब ला नीनो इसका उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं है, जो सामान्य है उसमें आपका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, यानी आपके इसका अर्थ है बालिका। ला नीनो के दौरान पेरू धारा के स्थान पर सामान्य से अधिक ठंडी धारा आएगी। जब हाई प्रेशर और ज़्यादा बनेगा, उधर लो प्रेशर बनेगा, आपके हाई से लो की और ज़्यादा स्पीड से जाएगी तो वर्षा ज़्यादा हो जाएगी। निर्माण पेरू के तट पे आपके ठंडे जल का उत्तोलन से होता है और भारतीय मानसून पर ला नीनो का पॉजिटिव आपका इम्पैक्ट रहता है और यह अल नीनो के बाद होती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर पेरू के तट के निकट तापमान सामान्य से और ज़्यादा कम हो जाता है। इसके कारण आपके वायुदाब सामान्य से भी अधिक आपके क्या विकसित हो जाता है। जब टेम्परेचर कम तो हाई प्रेशर का बेल्ट है, इसके कारण यहाँ से पवनों को धकेलने वाला बल अधिक शक्तिशाली है। भारत में मानसून शीघ्र आएगा, प्रबल आएगा और ज्यादा आएगा। फिर आता है आईओडी, इसे बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल बोला जाता है, यानी जब आपका विभेदित तापन देखा जाता है अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का, किसका, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का विभेदित तापन देखा जाता है। यह कभी आईओडी पॉजिटिव होता, कभी नेगेटिव होता। अभी इसको समझ लेते हैं। हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग के विभेदित तापन पाया जाता है और अब अरब सागर के पूर्वी भाग गर्म जल होता है और पश्चिमी भाग उसकी अपेक्षा आपका क्या होता है, ठंडा होता है, तथा जब आपके पश्चिमी भाग में गर्म जल होता है तथा पूर्वी भाग आपका ठंडा जल पाया जाता है। मतलब दोनों में या तो इधर ठंडा इधर गर्म है। जब हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म जल है, पश्चिमी भाग यानी अरब सागर, तब उसे सकारात्मक आईओडी कहते हैं। और एल नीनो की स्थिति के दौरान यदि हिंद महासागर के पश्चिमी भाग में गर्म जल स्थित होता है तो भारत और पूर्वी अफ्रीका में सामान्य वर्षा होती है। अतः यदि हिंद महासागर ध्रुव भारत के पक्ष में है होता तो एल नीनो का प्रभाव भी भारत के ऊपर नजर नहीं आता है। मतलब अरब सागर का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा, तब आपका क्या है, आईओडी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस वाला होगा। एशिया ऑस्ट्रेलिया में सूखे की स्थिति का निर्माण होगा यदि हिंद महासागर का पूर्वी भाग जो कि आपका कौन सा है, आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी, ये गर्म होता है तो उसे नकारात्मक द्विध्रुव की स्थिति। इस दौरान दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और आप उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा की स्थिति बनती है और भारत में आपके अल नीनो का प्रभाव आता है और भारत में वर्षा नहीं हो पाती है, भारत में मानसून आपका कमजोर हो जाता है। कहने का मतलब आपका क्या है कि ये आपका क्या है, इंडिया है, इधर आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव कब बनेगा, जब आपके एलपी ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, लो प्रेशर का बेल्ट, इधर आपका एचपी होना चाहिए। लेकिन इधर एलपी हो गया और इधर आपका एचपी हो गया तो ये आपका तो होता है नकारात्मक स्थिति। कैसी, आप कहेंगे नकारात्मक है। और ये आपकी सिचुएशन कैसी है, सकारात्मक आईओडी की है। कैसी है भाई, सकारात्मक आपका इंडियन ओशन डाइपोल है, इसकी स्थिति बनती है, किसकी, सकारात्मक आईओडी की स्थिति बनती है। फिर आपका क्या है, मानसून में विच्छेद। मानसून में क्या होता है कि मानसून आया और बीच में सप्ताह 2 सप्ताह आपकी वर्षा नहीं हो पाती, आप कहते हैं मानसून चला गया, मानसून चला नहीं, मानसून ने ब्रेक लिया है। क्या लिया है, मानसून ने ब्रेक लिया है। जब मानसूनी पवने 2 सप्ताह या उससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने में असफल रहती है तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है, जिसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। इसका कारण या तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना है। मतलब आपका या तो आईटीसीजेड नहीं है, या आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं, या आपके पूर्वी आपके क्या है, जेट स्ट्रीम नहीं आ रही है, इसलिए वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी तटीय भाग में शुष्क दौर तब आता है जब ये हवाएं लदी हुई है, ये आपके पश्चिमी घाट के आपके समानांतर हो जाए, तब आपके क्या है, ये शुष्क दौर आ जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में तापमान की विलोमता जलवाष्प से लदी हुई वायु को और ऊपर आपके क्या है, उठने से रोकती है और वर्षा नहीं हो पाती है। क्या है, वर्षा नहीं हो पाती है। फिर आपका क्या रिट्रेटिंग मानसून है, मानसून का वापस लौटना। ये मानसून जैसे अभी महीना चल रहा है, सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, यहाँ पे मानसून वापस जाता है। मानसून के पीछे हटना, लौटना मानसून का निवर्तन है। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 1 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है और 15 सितंबर तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के अधिकांश भागों से आपका लौट जाता है। 15 अक्टूबर तक ये दक्षिणी प्रायद्वीप को छोड़कर शेष समस्त भारतीय क्षेत्र से लौट जाता है और लौटती हुई पवने बंगाल की खाड़ी
खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर लेती है और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में आपके क्या है तमिलनाडु पहुंचकर आपके क्या कर देती है, वो वर्षा कर देती है। क्या कर देती है? तमिलनाडु में वर्षा करती है। फिर आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, अब मानसून आएगा, दो शाखाओं में बंटेगा, शाखाओं के बारे में देखना है। तो मई के महीने में उत्तर पश्चिमी मानसूनों में तापमानों के तेजी से बढ़ने के कारण निम्न दाब का क्षेत्र और अधिक आपके क्या है तीव्रता होने लगती है। इसी वजह से आपके क्या है वर्षा आती है भारत के अंदर। तो जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि हिंद महासागर से आने वाली आपके दक्षिणी गोलार्ध की कौन सी व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेती है और जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करती है इनकी दिशाएं क्या हो जाती है, दाहिनी ओर मतलब दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है। ये वेपर भूमध्य रेखा को पार करके फेरल के नियम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती है और यहां से भारत के ऊपर वायु परिसंचरण में मिल जाती है। जब भूमध्य रेखीय गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता लाती है और भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है, इसलिए इस मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक प्रारंभ हो जाती है। पहली बारिश का असर यह होता है कि तापमान में आपके क्या है काफ़ी गिरावट आ जाती है, प्रचंड गर्जन होती है, बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्राय मानसून का क्या कहलाता है, परफोर्ट कहलाता है, मानसून का फटना कहलाता है। जून के पहले सप्ताह में केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तटीय भागों में मानसून फट पड़ता है, जबकि देश के आंतरिक भागों में जुलाई के पहले सप्ताह तक हो पाती है यानी मानसूनी वर्षा। मध्य जून मध्य जुलाई के बीच दिन का टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ जाती है और जैसे ही ये पवनें स्थल पर पहुंचती है उच्चावच और आपके उत्तरी पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न दाब इनकी दक्षिण पश्चिमी दिशाओं को संशोधित कर देता है और ये आपके क्या है दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक का नाम अरब सागर की शाखा, दूसरे का नाम आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखाएं, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवनें आगे जाके 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा पश्चिमी घाट से जाके टकराती है और वर्षा करती है, दूसरी शाखा नर्मदा घाटी से आपके क्या प्रवेश कर जाती है, तीसरी शाखा अरावली के समानांतर चलती है। तो पहली आपके कौन सी है, पश्चिमी घाट रोक देता है। यह पश्चिमी घाट की ढलानों पर 900 से 200 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है और ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट को कहते हैं उसके पवनामुखी ढाल पर आपके पश्चिमी तटीय मैदान पर 200 से 400 सेंटीमीटर भारी वर्षा करती है और यहीं पे आपकी ज्यादा वर्षा है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है। जब आपके पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती है और गर्म होने लगती है और इन पवनों की आर्द्रता में भी कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी घाट का जो पूर्व में इन पवनों का नाम मात्र की वर्षा होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्र को आपके क्या वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की जो घाटियां हैं उसके मध्य से प्रवेश करके मध्य भारत तक आपके दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर के पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ ये गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आपके आने वाली जो शाखा है उससे मिलने का कार्य करती क्या है, उस शाखा से मिल जाती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप कच्छ से टकराती है और वहां से अरावली के समानांतर पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब और हरियाणा में भी ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सारे प्रबलित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, अब आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा है तो बंगाल की खाड़ी की विटामिन। मानसूनी पवनों अब की बाकी शाखा के बचते हैं म्यांमार का विटामिन तट बी जो कि कॉम्प्लेक्स के अराकान विटामिन है और वहां विटामिन से सी तो टकराती क्या है है? और दक्षिण पूर्वी वाटर बांग्लादेश सॉल्युबल के विटामिन थोड़े है से और भाग से इसकी टकराती डेली है, जरूरत किंतु पड़ती है। म्यांमार के एवरीडे तट हमें पर अपने स्थित खाने अराकान पीने पहाड़ियां में इस इसको शाखा लेना को है। तो बड़े क्या है? हिस्से को विटामिन सी। भारतीय उपमहाद्वीप की ओर वापस नेक्स्ट इज द विक्षेपित कर फॉलोइंग देती है। क्लिनिकल इस प्रकार फाइंडिंग कैन बी मानसून की यूज्ड टू पश्चिम मेक अ बंगाल और फॉर्मल बांग्लादेश की डायग्नोसिस ऑफ दक्षिण पश्चिमी दिशा malnutrition की अपेक्षा एक्सेप्ट। दक्षिण और दक्षिण तो पूर्वी माल दिशा से न्यूट्रिशन क्या को जब हम करता है, डायग्नोस कर प्रवेश रहे हैं तो करता है। सभी दक्षिण और फॉर्मल दक्षिण पूर्वी डायग्नोसिस पता दिशा, होनी यहाँ चाहिए से आपको। ये शाखा नॉर्मल हिमालय क्लिनिकल फाइंडिंग पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में इसी तापीय निम्न दाब से प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। कहाँ तक? पंजाब का मैदान। वहीं दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है और यह शाखा वहां विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है और इसकी एक उपशाखा जो शाखा गई उसकी एक उपशाखा आपका मेघालय की गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों में जो कीप नुमा पहाड़ियां हैं वहां जाके अटक जाती है और वहां पे बहुत ज़्यादा वर्षा करती है और विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अब आपसे ये पूछ ले तमिलनाडु वर्षा ऋतु में भी शुष्क रह जाता, क्या कारण है? उसके दो कारण हैं। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के क्या है, पहला तो समानांतर है, दूसरा ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में आपके क्या है स्थित है। वृष्टि
छाया लिख देना ना, छाया क्षेत्र में आपका क्या है, स्थित है, इसलिए तमिलनाडु शुष्क रह जाता है। फिर मानसून के निवर्तन की ऋतु अक्टूबर नवंबर के महीनों में, मानसून के निवर्तन की ऋतु सितंबर के अंत में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। 23 सितंबर को आपके क्या है, भूमध्य रेखा पे सीधा चमकता, फिर धीरे धीरे मकर रेखा की ओर जाता है। तो ऐसी स्थिति में गंगा के मैदान पर स्थित निम्न वायुदाब की जो द्रोणी भी दक्षिण की ओर खिसकना प्रारंभ कर देती है। इससे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता है और मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पश्चिमी राजस्थान से लौटता है। इस महीने के अंत तक मानसून राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी गंगा का मैदान, मध्यवर्ती उच्च भूमियों से लौट चुका होता है और अक्टूबर के आरंभ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में स्थित हो जाता है और नवंबर के शुरू में यह कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ जाता है। दिसंबर के मध्य निम्न वायुदाब का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरीके से हट चुका होता है, इसलिए मानसून यहां पे समाप्त हो जाता है। फिर मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश आपके क्या होते हैं, स्वच्छ होते हैं। जब आकाश स्वच्छ होंगे और आपके वायु के अंदर आर्द्रता कम होगी लेकिन मिट्टी में आर्द्रता ज्यादा होगी, इसलिए आपके क्या टेम्परेचर, आकाश साफ होंगे, सूर्य का प्रकाश ज्यादा आएगा, गर्मी होगी, इससे आपके कार्तिक, उस समय क्या है, दीपावली होगी, जैसे अभी महीना चल रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कार्तिक मास की आपके क्या उष्मा कहा जाता है। तो मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश साफ हो जाते हैं, तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन जमीन अभी भी नमी धारण किए रहती है। इस कारण उच्च तापमान, आर्द्रता की दशाओं से मौसम आपका बहुत ज्यादा कष्टकारी होता है। इसे आमतौर पर कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनसीईआरटी में दे रखा है कार्तिक मास। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान तेजी से गिरने लगता है और तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है और मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीप के पूर्वी भागों में आपके क्या है, वर्षा होती है, जैसे तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, आंध्रा का तट। फिर आपके इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध आपके चक्रवाती अवदाबों के मार्ग से है, जो कि अंडमान समुद्र में उत्पन्न हुए और प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, अन्य नदियों के घने बसे डेल्टाई, जैसे आज आपका देखा सुना होगा दाना नाम का एक चक्रवात है, वो टकराने जा रहा है। दाना चक्रवात, कौन सा, दाना चक्रवात है। तो इन तूफानों के शिकार बनते हैं और बहुत ज़्यादा आपदा आती है। ये आपदा कहाँ पे आती है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ये आपका क्या है, फिर कोपेन के अनुसार आपके क्या है, जलवायु के बारे में बात कर लेते हैं। किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार जलवायु, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। अब देखो कोपेन ने यहां पे देखो गोवा से लगा के केरल तक आप AMW बताया, यानी लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। फिर आपका देखो कर्क रेखा के नीचे वाले को AW बताया, सवाना तुल्य है। फिर आपका तमिलनाडु का कोरोमंडल तट को AS बताया है, गंगा वाले को CWG है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसको BWHW बताया है, स्टेपी वाला जो अर्ध शुष्क आपका मरुस्थलीय भाग है उसको आपका BSHW, और आपका यह कर्नाटक वाला बेल्ट है, लातूर वाला बेल्ट है, यहाँ पे भी आपका क्या है, BSHW आपका बताया है। फिर आपका क्या है, यहाँ पे DFC बताया है, आपके कहाँ पर है, तो DFC आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, E आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर है, और E आपका ET आपका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ET आपके उत्तराखंड के अंतर्गत। इसके बारे में, जलवायु के बारे में आपका डिस्कशन किया हुआ है, तो इसको आपको क्या है, याद रखते हुए चलना है। अब एक एक के बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं भाई। कोपेन के अनुसार AMW ग्रीष्म ऋतु में वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा गोवा और आपके केरल वाला तट है। शीत ऋतु शुष्क होती है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं क्योंकि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा है। इसका विस्तार कोंकण तट, मालाबार तट, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु का पठार, त्रिपुरा, मिजोरम के भाग। फिर आपका AW उष्ण कटिबंधीय AW जो कि कर्क रेखा के नीचे वाला सवाना प्रकार की जलवायु, वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, मानसूनी ऋतु में, शीत ऋतु में शुष्क है, गर्मियां काफी गर्म है, प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग, पश्चिमी बंगाल और झारखंड का विस्तार है। AS जो कि कोरोमंडल तट था, यानी ये ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, लगभग 3/4 वर्षा सितंबर और अक्टूबर के महीनों में होती है। कोरोमंडल का तटीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। फिर BSHW जो कि राजस्थान का अर्ध शुष्क क्षेत्र और कर्नाटक वाला जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। वर्षा ग्रीष्म काल में, शीत ऋतु शुष्क है, वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु का वृष्टि छाया क्षेत्र है। BWHW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जो कि पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर,
जैसलमेर है, बीकानेर है, फलोदी है, बाड़मेर है, यहाँ पे आपके देखने को मिलती है। वर्षा बहुत कम होती है, तापमान सदैव आपके क्या है, ऊंचा रहता है। फिर आपका DFC जो कि आपका अरुणाचल वाला, इसमें ग्रीष्म ऋतु छोटी परंतु जाड़े की ऋतु शीतल और आपके क्या है, आर्द्र होती है। सबसे ठंडे माह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है, परंतु सबसे गर्म माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आपके क्या है, मिलती है। फिर आपका CWG यानी गंगेटिक मैदान वाली बात है। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु है, जिसमें शीतकाल शुष्क, आपका ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, काफ़ी गर्म आपके गर्मियाँ रहती है। इसका विस्तार गंगा का मैदान, उत्तर के मैदानी और पठारी भाग, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार और असम पर आपके क्या है, देखने को मिलता है। ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है। यहाँ सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री से आपका कम रहता है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मिलता है। और ET आपका कहाँ पे है, सबसे गर्म महीना 0 से 10 डिग्री, और ये आपके उत्तराखंड का जो पहाड़ी भाग है वहाँ पर आपके क्या है, देखने को मिलता है। फिर आपके वर्षा का वितरण देखते हैं। भारी वर्षा होगी तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वर्षा का वितरण आपके क्या, भारी। औसत वर्षा भारत के अंदर 125 सेंटीमीटर, कितनी, 125 है। भारी वर्षा 200 सेंटीमीटर। अधिक वर्षा पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी के उप हिमालयी क्षेत्र, गारो काशी, जैंतिया की पहाड़ियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा है। ये देखो यहाँ पे क्या है, 200 से आपके ज़्यादा ही होती है, तो याद रखिएगा। मध्यम 100 से 200 गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, ये आपके क्या, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का ऊपरी मैदान, कछार घाटी, मणिपुर के आपके वर्षा 100 से 200 आपके सेंटीमीटर अधिक होती है। कम वर्षा ऊपरी गंगा घाटी, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सारे आपके क्या है, कम वर्षा वाले क्षेत्र। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र आपके कहाँ पे हैं, तो आप कहेंगे आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख, पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी आपके कम वर्षा होती है, वहाँ पे आपके क्या, पानी की किल्लत रहती है, तो वो इसके अंतर्गत आपका बेल्ट कवर किया जाएगा। अब आपके भारत की जो जलवायु है इसकी विशेषताएं क्या है, ये भी आपसे पूछ लें तो मानसूनी पवनों की दिशा में ऋतुवत आपका परिवर्तन होता है। फिर आपका क्या, स्थल पर ऋतु के अनुसार उच्च और निम्न दाब के क्षेत्रों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तीसरा, गर्म आर्द्र ग्रीष्म ऋतु और ठंडी शुष्क ऋतु है। मतलब आपके क्या, गर्मियों में वर्षा होती तो आर्द्रता वाली ग्रीष्म ऋतु होगी, सर्दियों में आपके वर्षा नहीं होती तो शुष्कता वाली होगी। मौसमी एवं प्रवृत्ति वर्षा है। 80% वार्षिक वर्षा जून, जुलाई, अगस्त में होती है। वर्षा का असमान, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है। मानसून में अनिश्चितता, जिससे बाढ़ और सूखे जैसी आपके आपदाएं क्या हैं, आपके बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने जो इंडियन ज्योग्राफी है, अब इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हमने सारे टॉपिकों का डिस्कशन कर लिया है। अब मुझे लगता है कि आगे हम क्या है, धीरे धीरे करके इनके MCQ भी आपके क्या डिस्कशन करेंगे इन टॉपिक से संबंधित, क्योंकि ये जो टॉपिक है यहाँ से MCQ टाइप हो चुके हैं। तो अब हम आगे क्या रेगुलर आपके MCQ भी आपका डिस्कशन करेंगे। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।